బక్సర్ బిహార్ స్టేట్ బక్సర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని ఎంపీగా ఉన్నారు. వారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వంలో ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్తో పాటు ఫుడ్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ యొక్క సహాయ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. వారు 1995 నుంచి ఎమ్మెల్యే, 2014 నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. వారు బీహార్ రాష్ట్రంలో అనేక మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహించారు. 2005 నుంచి 2013 దాకా బీహార్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం వారు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నారు. श्री अश्विनी चौबे गार, मैं अनुरोध करता हूँ अश्विनी चौबे जी प्रेस से बात करेगा. नमस्कार जी। आज मैं यहाँ हैदराबाद में, जो पुराना हैदराबाद है, उसके बहादुरपुरा सीट के नामांकन में भी मैं गया था। वहाँ के उम्मीदवार नरेश जी, उनका आज नामांकन कराने हेतु मैं वहाँ पहुँचा था और फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जहाँ तक इस चुनाव में मुझे जानकारी मिली कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे और उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। मुझे लगता है कल के उनके भाषण में सारी बातें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ की जनता को, तेलंगाना की जनता को एक अच्छा संदेश दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, हम कैसी सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि यह जो तेलंगाना की वीआरएस की सरकार, वो दारू और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वाइन एंड करप्शन जो सरकार का चेहरा, चाल और चरित्र पूरे देश में उजागर हुआ है। जो आम आदमी पार्टी, ये इंडी गठबंधन के एक पार्टनर, कभी कांग्रेस के विरोध में ये आए, आज कांग्रेस का दामन थाम करके ये चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने मिलकर जो गुल खिलाए, दारू को यह पूरी दुनिया जान रही है, जिनमें तेलंगाना को चंद्रशेखर राव जी ने पूरी तरह से नरक बना दिया है। इसमें उनकी बिटिया कविता, वो फंसी हुई है और वो आज न कल उससे बच नहीं सकती है। जो भी प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को हम कभी भी, ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों को कभी भी छोड़ नहीं सकते, उनको दंडित होना ही पड़ेगा। और कविता जो 2-4-10 दिनों का मेहमान है, ये दारू के कांड में वो तो जेल जाएंगी, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस प्रकार का नेपथ्य में रह करके ही नहीं, बल्कि उसके साथ शागिर्द हो करके और शराब घोटाले का काम किया है, दारू का।
ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तेलंगाना में अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में तेलंगाना की जनता स्वयं को सुपुर्द करने के जा रही है, हमें विश्वास है। और मोदी जी ने कहा कि हम तेलंगाना में पहली सभा अगर उन्होंने भारत का यहां से उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री हैदराबाद की सभा के बाद मैं प्रधानमंत्री बना तो बीसी प्रधानमंत्री हुए, तो हैदराबाद में भी ये तेलंगाना में भी जब हमारी सरकार आएगी तो बीसी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, बीसी कैटेगरी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ किया है। मुझे लगता है कि कट्टर बेईमान, जिसको बेईमान तो कहते हैं, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमानों में भी कट्टरपंथी मुख्यमंत्री दिल्ली एवं तेलंगाना के सीएम की बेटी की साठगांठ 100 करोड़ का शराब घोटाला में है और वो बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि तेलंगाना की जनता के साथ यहाँ के बीआरएस के साथ साठगांठ और तेलंगाना की जनता का विश्वासघात करने का काम किया है। केजरीवाल एवं कविता की भागीदारी से गरीब जनता के साथ साथ ये धोखा ही धोखा, दक्षिण की जो शराब लॉबी है उसने मिलकर 100 करोड़ रुपए का भुगतान गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बिचौलिया बनाया। ये कविता उसमें शागिर्द है। दूसरी बात, चूंकि ये मिशन भगीरथ और मिशन भगीरथ में हिमालय से बड़ी लूट, ये वादा किया कि हर घर में होगा पीने का पानी, परंतु भ्रष्टाचार भेंट सरकार हो गई पानी पानी। इनकी नई कहानी 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए गए इस भगीरथ योजना घर घर पानी लाने का। काम दिख ही नहीं रहा है। चारों तरफ लोग पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए यहां प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध पानी पीने के लिए छटपटाते हैं, उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। अपने वादे में पूरे विफल रही है और अब बजट बढ़ा करके उसको 50,000 करोड़ कर दिया बीआरएस की सरकार ने, और अभी भी उसका पूरा नहीं हुआ। और 24 घंटे पानी के मिलने के वादे में 4 घंटे भी पानी नहीं मिल रहा है। यह है बीआरएस की सरकार, भ्रष्टाचार की एक लंबी दास्तान, जिन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ी है। आपने, मुझे लग रहा है कि कभी भाग्यनगर वाला यह राज्य आज दुर्भाग्यनगर बन गया है। जिसको भाग्यनगर के रूप से हैदराबाद को जानते थे, आज दुर्भाग्यनगर बन गया है। सभ्य नगर को, ये सभ्य नगरी रही है, इसको शराबी नगर बनाया जा रहा है। आज तेलंगाना देश का दूसरा सबसे अधिक शराब पीने वाला राज्य बन गया है। हो न हो
मुख्यमंत्री की पुत्री कविता जी केजरीवाल जी के साझेदारी बनी हुई है और अंदर ही अंदर कांग्रेस के साथ ये इंडी गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन, उसको शक्ति देने में जुटी हुई है। इसलिए कांग्रेस का जो भले ही केजरीवाल और कांग्रेस में विरोध है, लेकिन इंडी गठबंधन में आपस में दोनों में मेल जोल साफ है। और मुझे लगता है कि कई सरकार के कई मंत्री उनके जेल में हैं, केजरीवाल जी के। तेलंगाना में शराब पीने वालों का प्रतिशत 43.3% है, 43.33, और इनकी तिजोरी भरनी चाहिए। जनता त्राहिमाम कर रही है, महिलाओं का जीवन नारकीय बन गया है, बच्चे शराबी बन रहे हैं और इस सरकार को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि कई योजनाओं का जो तेलंगाना सरकार का ऋण पिछले 9.5 वर्षों में तेलंगाना का कर्ज खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। 2014 में विभाजन के समय जो कर्ज था 61,710 करोड़ रुपए थे। 22-23 में का जो बजट अनुमान, उसमें यह बढ़कर के 3,29,988 करोड़ रुपया हो गया। 5 गुना बढ़ गया कर्ज। ये कर्ज आम जनता के एक एक व्यक्ति पर 5 गुना कर्जदार, ये तेलंगाना का एक एक व्यक्ति 5 गुना कर्जदार हो गया। और भ्रष्टाचार के साम्राज्य जो चंद्रशेखर राव जी हैं, इनकी आय 10 गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय, आम जनता 5 गुना के कर्जदार हो गए 14 से लेके अभी तक। जो सिंगरेनी कोलरीज है, उसमें 49% हिस्सेदारी की जो बिक्री है, उसको करके वीआरएस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। एससीसीएल राज्य की एक मूल्यवान संपत्ति है और हजारों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है, लेकिन बीआरएस सरकार राज्य के हित को ध्यान में न रखते हुए उसे अगल बगल करते हुए इस राज्य के लोगों के हितों में समझौता किया है। यह जन विरोधी रवैया साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। तेलंगाना में साक्षरता का रूप, सरकार सोचती है कि जब जनता निरक्षर रहेगी तो भ्रष्टाचार निरंकुशता से कर सकते हैं। अगर शिक्षा देंगे तो शिक्षित हो जाएंगे। तेलंगाना में साक्षरता दर 66.54% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। अपने लोगों के लिए शिक्षा के कम अवसर हो, विशेष रूप से समाज के हाशिए वाले वर्गों के लिए कम साक्षरता दर उनके विकास को प्रभावित भी करती है और यह आर्थिक और सामाजिक एवं रोजगार में बाधा भी पैदा करती है। दलित बंधु योजना वीआरएस की, उसका लाभ जनता को देने में वीआरएस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पिछले 10 वर्षों में वीआरएस विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और नेता कल्याण में अपना हिस्सा ले रहे हैं और पूरी तरह से आप बंगाल की जो कट योजना है उससे भी आगे निकल गई है। लक्ष्मी योजना, डबल बेडरूम योजना,
का सही लाभ गरीबों को भी को नहीं बल्कि विधायकों को मिल रहा है। उन्होंने स्वयं कबूल किया था मुख्यमंत्री जी ने कि 30% कमीशन विधायक वसूल रहे हैं। ये उनकी बात मैं कह रहा हूं। दलित का उत्थान करने वाली योजना दल का उत्थान कर रहे हैं, व्यक्ति का उत्थान कर रहे हैं, दलित का उत्थान नहीं, बल्कि इस तेलंगाना सरकार में दलित के उत्थान के बदले उनका घर का उत्थान हो रहा है, उनके दल का उत्थान हो रहा है। धरनी पोर्टल योजना पूरे गांव-गांव में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये माफियागिरी करने का काम इन्होंने धरनी पोर्टल खोल के और उसको बहुत धूमधाम के साथ लॉन्च किया था, परंतु अब यह धन उगाही का एक पोर्टल बन गया है। ये धरनी पोर्टल नहीं बल्कि धन उगाही करने का पोर्टल ये बन गया है। भ्रष्टाचार का ये पर्याय हो गया है। किसान और दलित दोनों को उनके भूमि अधिकारों के प्रति धोखा दिया जा रहा है। अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान करें, यह कैसी सुविधा एवं पारदर्शिता है। हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले ये धरनी पोर्टल को समाप्त करके इस पर भी जांच बैठा करके और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड, जो लैंड रिकॉर्ड का जो रिकॉग्नाइजेशन है, रिकॉग्नाइज करेंगे हम, डिजिटलाइज करके पूरी तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां तक हमारे तेलंगाना की मौजूदा सरकार का मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसमें लूट और खसोट मचा दी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुराने वाटर हेड टैंक को रंगाकर पैसे उठा लिए गए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 35,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन 50,000 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी आज 4 घंटा भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। यह हालात पैदा कर दिया है। त्राहिमाम कर रही है तेलंगाना की जनता, लेकिन इनकी भ्रष्टाचार की कहानी समाप्त नहीं हो रही है। अब इस कहानी में अनेक प्रकार के इनके जो प्रोजेक्ट हैं, आपने देखा कि यदाद्री पावर प्लांट का था, आपका बदरादी पावर प्लांट, हमने 15 दिन से 1 महीने के अंदर इस योजना को शुरू कर दिया था बिना किसी भेदभाव का। हमारे पर्यावरण मंत्रालय से इसको तुरंत विकास के हित में कि तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा, हमने इसको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जल्दी काम शुरू करो। लेकिन आज तक काम क्या हालात है कि आज पूरी तरह से वहां भी भ्रष्टाचार में लोग आकंठ डूब करके और उसमें लूट खसोट मचाई हुई है। यह है तेलंगाना सरकार की कहानी। अब चलिए इस सरकार के पीछे कौन है, इस सरकार को किस ढंग से सांस देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम समय समय पर कौन करती रही है। और आप जानते हैं देश के अंदर अगर सबसे भ्रष्टतम कोई भी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबसे भ्रष्टतम, विश्व का सबसे भ्रष्टतम पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो खानदानी पार्टी के रूप में, उनको कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं, उनको खानदान से मतलब है, मां बेटा और बेटी से मतलब है। ये 3 लोगों का जमात है। घोटालों की लंबी फहरिस्त है। हमारे युवराज, कांग्रेस के युवराज, हमारे नहीं, कांग्रेस के युवराज। अब आपको आश्चर्य होगा अगर हम लोग
युवराज राहुल के तो क्या उनके बारे में क्या कहें। एक फिल्म आप सब लोगों को मालूम होगा, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, आपने फिल्म देखा ही होगा। अमर अकबर एंथोनी का कहानी सुना होगा। उसमें अमिताभ बच्चन जी थे, ऋषि कपूर जी थे और विनोद खन्ना ने रोल किया था। लेकिन ये युवराज, कांग्रेस के जो युवराज है, वो युवराज राहुल गांधी जी ने तीनों रोल एक साथ किया है। कहीं अमर बन जाते हैं, कभी अकबर बन जाते हैं, तो कभी एंथोनी बन जाते हैं। ये अमर अकबर एंथोनी की कहानी राहुल गांधी स्वयं सारे रोल अकेले करते हैं। बड़े अच्छे नाटककार हैं, युवराज है ना। खानदान को बचाने का, देश बचाओ नहीं, संविधान नहीं बचाओ, ये जो उनके नाटक है इंडी गठबंधन के, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भारत बचाओ, अरे नहीं 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 नहीं, खानदान बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों के जमात को फिर से लाओ। इनकी कहानी तो आपातकाल में ही समाप्त हो गई थी, जब इनकी दादी इंदिरा गांधी तानाशाह के रूप में मेरे जैसे नौजवानों को जेल के अंदर बंद करके और पूरी कहानी लिखने वाली थी। लेकिन उनको भय हो गया जब देश की जनता एकजुट होकर के इस तानाशाही शक्ति के खिलाफ आगे बढ़ी। जिसका खानदान ही तानाशाही है, वो लोकतंत्र की बात करता है, मजाक की बात कर रहा है। ये क्रूर मजाक है। कांग्रेस ने कभी भी लोकतंत्र का इज्जत नहीं किया। कांग्रेस बराबर लोकतंत्र विरोधी आचरण रखती रही है। और मैंने कहा ना कि अगर ऊपर भी जाएंगे, इंदिरा गांधी उससे भी ऊपर जाएंगे, तो किस प्रकार से संविधान के अंदर आपको शायद देखने को मिलेगा। संविधान का किताब आप देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार से आए, पहला राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो संविधान में सिग्नेचर करना था संविधान सभा का, वहां पहले सत्ता के कुर्सी के लालच में जल्दी से कुर्सी हो जाए, तो पहले नेहरू जी ने जाके सिग्नेचर कर दिया। और आप देखिएगा संविधान का जो मूल है, राजेंद्र प्रसाद जी बड़े, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने नीचे सिग्नेचर किया किसी तरह से ऊपर मिला करके। ये संविधान की मूल प्रति में है। इसलिए इनकी चाटुकारता, खानदानवाद ही इनका चला आ रहा है। कभी कहेंगे जनेऊ ऊपर लेकर के मैं ब्राह्मण हूं, युवराज कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊ ले ले गए ऊपर। कभी जातिवाद के बारे में कहते हैं। अभी बिहार का जाति सर्वे हुआ, तो ये कह रहे पूरे देश में जाति सर्वे कराओ। पहले आप बताओ ना आप किस जाति के हो। राहुल गांधी बताए किस जाति के हैं। ये जनता को भ्रम मत फैलाओ, जनता धोखे में नहीं रहने वाली है। तुम क्या हो पहले ये तो बताओ। ये झूठी अफवाह फैला करके कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क किया। और यह सी टीम बना करके बीआरएस का काम कर रही है। सी टीम, बीआरएस का सी टीम कांग्रेस है, बीआरएस का सी टीम कांग्रेस है। वो नहीं चाहती कि बीआरएस यहां से हटे। वो भले चुनाव में लड़ रही है, लेकिन उसकी सी टीम आज निश्चित रूप से बीआरएस है और उसके लिए वो काम कर रही है कि भ्रष्टाचारी रहेंगे तो हम भ्रष्टाचारियों के जमात को एक साथ करेंगे। अभी क्या हुआ, इंडी गठबंधन तो यही है भ्रष्टाचारियों का। इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। हमारे यहां एक नेता है बिहार के अंदर, चाचा भतीजा और भाई का 32 साल से सरकार चल रही है, 32 साल वो मुख्यमंत्री रहे। और कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में कितनी गंदी और कितनी ओछी बातें
महिलाओं के बारे में कह करके देश को शर्मसार कर दिया। हमारे जैसे लोग शर्मसार हो गए। निश्चित रूप से यह है ठगने का कला। इनको सरकार नहीं चाहिए, ये जनता को ठगने के लिए चले। जो परिवार को ठगा, जो स्वयं को ठगा, वो देश को ठगने के लिए ये कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन चल रहा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद जैसे साम्राज्य, जैसा वी जहां चंद्रशेखर राव है, ये लालू प्रसाद से भी टप गए। इसलिए चंद्रशेखर राव का भ्रष्टाचार, हमने जेपी आंदोलन किया था, जेल के अंदर अपनी जवानी को 2.5 साल तक जेल के अंदर बिताया है। मैं जानता हूं उस समय जेपी भी रो पड़े थे। जब मुझे इंदिरा गांधी की तानाशाह शक्ति ने जेल के अंदर मार के फेंक दिया था तो जेपी भी रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि परकीय शासन से, जो अंग्रेजों की परकीय शासन थी, उससे भी क्रूर स्वकीय शासन है जो छात्र युवाओं पर इस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। तो कांग्रेस दमनात्मक का एक पर्यायवाची शब्द है। कांग्रेस तानाशाह का पर्यायवाची है। कांग्रेस अलोकतांत्रिक है। पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का उन्होंने आपातकाल में भी किया था, समय पर सारे बदलाव भी किए थे। इसलिए कांग्रेस भले दूर से लगता है, लेकिन आपके तेलंगाना में भी ये कांग्रेसियों ने अपनी कहानी गढ़ने का काम किया है। इसलिए हमें किसी भी हालत में ये चोर चोर मोसेरे भाई की कहानी आपको मालूम होगा, हम इसकी कहानी को कभी भी तेलंगाना में दोहराने नहीं देंगे। तेलंगाना में ये तमाम सी टीम, भ्रष्टाचारियों के सी टीम बी टीम को यहां से समाप्त कर, और मैंने पहले कहा इस कीचड़ से कमल खिलाएंगे। कीचड़ से कमल खिलेगा। घटा छटेगी तेलंगाना में, बादल हटेगा और अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। जनता का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी के प्रति, और मोदी जी ने कल बता दिया है, साफ शब्दों में सारी बातें बताया है। इसलिए मैं आप सबसे, तेलंगाना की जनता से, हैदराबाद के लोगों से और तेलंगाना की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि आप भाजपा को अपनाइए, कमल को खिलाइए और देश को बचाइए और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए। अब देखो कितनी बात, मैं पिछले बार आया था, मैंने यहां पर एक समीक्षा बैठक की थी अपने डिपार्टमेंट का, एफसीआई तमाम। अब भारत सरकार ने पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का जो योजना हमने बनाई है, वह योजना चल रहा है मुफ्त अनाज देने का। लेकिन तेलंगाना और कुछ कांग्रेस के राज्यों में सरकार, हमारे बिहार में भी 5 किलो मुफ्त अनाज एक व्यक्ति को देना था, 4 किलो मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ गया था, छत्तीसगढ़ में मैंने उसको पकड़ा भी था, वहां 2.5 किलो 3 किलो अनाज दे रहे हैं। तो उनका तो 12 हो जाएगा, जनता वसूल रही है। मुझे लग रहा है कि जहां जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, देश की सबसे अनूठी योजना, दुनिया में जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त, प्रति परिवार 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा ही नहीं, हम उस अनाज को कर रहे हैं जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर अतिरिक्त भार आ रहा है। लेकिन हम गरीबों के प्रति समर्पित है। हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। हम गरीबों के कल्याण के लिए, तो निश्चित रूप से 1 तेलंगाना का इसमें 1 पैसा नहीं लगा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो 80 करोड़ रुपये हमने जो इस बार दिए, तो उसमें तेलंगाना का 1 पैसा नहीं है। और इसलिए
वो जो चावल खरीदने का जितने भी काम होते हैं वो सारा पैसा एफसीआई के को भी देते हैं और भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है। सभी राज्यों में एक भी पैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उनका नहीं लगता है। राशन में भी वन नेशन वन राशन ये काम हमने करके दिखाया। जहां तेलंगाना में 1.9 करोड़ का है, वहीं भारत सरकार ने 80.6 करोड़ रुपए इस वन नेशन वन राशन कार्ड पर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि, हाँ 1.9 करोड़, वहीं भारत सरकार ने 80.6 करोड़ 06 करोड़ वन नेशन वन राशन कार्ड में अपना बताया। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में ₹2,59 करोड़ 59,857 ₹2 करोड़ कितना हो गया ₹2,59,857 करोड़ ये किसान सम्मान निधि में हमने देश भर में बांटा। तो इस तेलंगाना में हमने कितना बांटा तो ₹8,979 करोड़। वहीं पीएम फसल बीमा योजना, उसमें पूरे देश में जहां हमने 1,45,856 करोड़ हमने वहां दिया है। वहीं तेलंगाना में हमने पीएम अभी उस योजना में 1,813 करोड़ हमने दिया है। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश की 55 करोड़ 60 करोड़ की जनता को जहां हम स्वास्थ्य सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने का जो प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण योजना, गरीबों को 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार की जो हमें बीमा योजना हमने करा करके 69,338 करोड़ रुपीज हमने पूरे भारत में उसके लिए खर्च किया है, जिसमें तेलंगाना सरकार को 2,719 करोड़ हमने दिया है। पीएम जल जीवन मिशन, ये जल जीवन में जो घोटाला हो रहा है ये इनका पैसा नहीं है, भारत सरकार का पैसा है, उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा 13.52 करोड़, उसमें से 53.98 लाख ये टेप कनेक्शन में हमने यहाँ दिया है। पीएम आवास योजना अर्बन में 2.34 लाख आवास कंप्लीट हो गया तेलंगाना में, जबकि देश भर में 77.10 लाख आवास योजना बना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1,91,863 करोड़ पूरे भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण दिए गए, जबकि तेलंगाना में 3,901 रुपीज 1 करोड़ ये हमने लोन दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जहां पूरे देश में 3,12,426 कनेक्शन हमने दिया है पीएम उज्ज्वला योजना में। वहीं तेलंगाना में 11,54,310 कनेक्शंस दिए हैं। पीएम पोषण योजना में जहां हमने स्टूडेंट्स को 12.04 करोड़ इनरोल्ड किया है पूरे देश भर में, उनको पोषण बनाने का, न्यूट्रिशन से हम पोषण युक्त आहार दे रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में फोर्टिफाइड राइस, ताकि जो ऐसी गरीब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पोषण युक्त आहार के लिए चावल फोर्टिफाइड राइस आज देश भर में हमारे बांटे जा रहे हैं।
वहीं आपको तेलंगाना में 21.14 लाख स्टूडेंट्स को हम पीएम पोषण योजना में लाभ दिला रहे हैं। ये हमारी 9.5 साल की सरकार की महत्वकारी योजना, और इसी तरह हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक भारत सरकार ने निर्णय लिए। अब आने वाले जनवरी महीने में श्री राम मंदिर का भव्य, हमारे रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद उस विवाद से प्रधानमंत्री जी ने ऊपर उठा करके और कोर्ट को से निर्णय करा करके, और अब रामलला के मंदिर को हम विराजमान करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को उसका विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार की प्रथम है। हमारे लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से, नेशन फर्स्ट, हमारे लिए नेशन फर्स्ट की भावना से हम राष्ट्र सेवा को समर्पित कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। और जो सरकार देश में चल रही है वही सरकार तेलंगाना के अंदर हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार बने, ये हम तेलंगाना की जनता से आग्रह करते हैं, उनसे हम अपील करते हैं। भाई और बहनों, हमने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी समाप्ति किया, नागरिकता संशोधन कानून लाया, 3 तलाक, अटल टनल, राष्ट्रीय समर स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जीएसटी को लागू किया। ये सभी मील का पत्थर साबित हुआ है। यही कारण है कि नरेंद्र भाई, आज आपने देखा G20 को लेकर के पूरे देश की ही नहीं दुनिया में आज उसकी तारीफ हो रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत पूरी दुनिया को राह दिखा रही है। मिशन लाइफ का संदेश प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और भारत अपने पंचामृत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसारित है। 2070 जीरो कार्बन नेट लक्ष्य को हम लोगों ने निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, 7 दशक के बाद चीता का पुनर्वास प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से भारत में हुआ। आज दुनिया में सबसे अधिक बाघ भारत में निवास करता है और सबसे अधिक एशियाई हाथी भारत में निवास करता है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा योजना, जैसा मैंने पहले कहा, विश्व खाद्य संगठन ने भी ये इसकी सराहना की है कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज, प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 5 किलो, जिसको 2028 तक प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले 2028 तक बढ़ा दिया। हमने पूरे देश में 7,500, अभी 2 दिन पहले 152 से दिल्ली के कर्तव्य पथ में 27.5 रुपया किलो आटा, ये दिवाली के मौसम में गरीबों के लिए 27.5 रुपया किलो आटा, ये घर घर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है। और 7,500 जो वाहन से हम जगह जगह घर घर आटा, भारत आटा, हम भारत आटा 27.5 रुपया प्रति किलो घर घर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखा है। हमारी सरकार जाति नहीं जमात को लेके चलने वाली है। हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी अगर गरीबी है तो गरीब के प्रति समर्पित हमारी सरकार रही है। हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। हमें उस गरीबी को गरीबी मुक्त भारत कैसे हो, इसका केंद्र सरकार ने खाका खींचा है। और 2047 का भारत कैसा होगा, एक विकसित भारत बनेगा, एक ऐसा भारत बनेगा जहां विकास की फुलझड़ियां दिखाई पड़ेगी। और दुनिया में भारत जहां आज तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत चल रहा है, हम आने वाले दिनों में तीसरी अर्थव्यवस्था में छलांग मारने जा रहे हैं। ये भारत का एक सोच और सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हमें देश का विकास चाहिए। हमारे लिए नेचर, कल्चर
और लिटरेचर, तीनों को हम लेके चल रहे हैं। नेचर, कल्चर एंड लिटरेचर, प्रकृति को भी साथ लेके चलना है, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी करना है और साथ साथ डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है। तो मैं आज इन्हीं शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं। मैं यही कहूंगा कि भूल मत करिएगा, ये मत समझिएगा कि वीआरएस से हमको मुक्ति मिल गई तो एक जाएगा उसी का बी टीम कांग्रेस है, जो कांग्रेस सी टीम बना करके वीआरएस का उपयोग कर रहा है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, ये दोनों रांगा बिल्ला है, ये दोनों रांगा बिल्ला, इसको पहचानिए। ये रांगा बिल्ला से सावधान हो जाओ तेलंगाना के मेरे भाई और बहनों। आप जागरूक मतदाता हो, मैं आपसे यही अपील करके जा रहा हूं। अगर आप भूल कर गए पहचानने में, ये रांगा को पहचानो और बिल्ला को भी पहचानो। ये वीआरएस को भी पहचान रहे हो और वो कांग्रेस जो सी टीम बना करके काम कर रहा है। ये दोनों रांगा बिल्ला, दोनों की जोड़ी सदियों से रही है, एक अंधा एक कोढ़ी। ये दोनों की जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। इसलिए कांग्रेस से परहेज रखना। कांग्रेस को कभी भी तेलंगाना की धरती पर सांस मत लेने देना और ये कांग्रेस और वीआरएस को हटा करके भाजपा को यहां लाना। अच्छी सरकार देंगे, विकास देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा देंगे और तेलंगाना का और भी जो सम्यक विकास हो सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, उसका खाका खींच करके स्वर्णिम भारत का एक तेलंगाना निश्चित रूप से एक नया राज्य, एक बड़ा, एक सुंदर राज्य बन करके उभरेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं। यही अपील करके मैं आप सबसे, आइए कमल के निशान को अपनाइए, देश को बनाइए और तेलंगाना को आगे बढ़ने में आगे लाइए। यही बात। धन्यवाद। जी जी, बताएं बताएं। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, छोड़ा नहीं। मैं तो अंत में भी बोला, ये इंडी गठबंधन जो इंडिया ठगबंधन है, हमारे लिए मैंने पहले कहा नेशन फर्स्ट, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त तेलंगाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त तेलंगाना बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम छोड़े नहीं हैं। मैंने पहले कहा एक अंधा एक कोढ़ी। अगर कांग्रेस और ये वीआरएस में यही रोटी बेटी का संबंध है, इसको दोनों के दोनों एक ही पहिए, एक ही रथ के दोनों एक पहिया के चक्का है। इसलिए दोनों से परहेज करना और कमल छाप को लाना तो खुशहाल खुशहाल तेलंगाना बनेगा, खुशहाल तेलंगाना बनेगा। एक नया सवेरा तेलंगाना में आएगा, ऐसा विश्वास हम दिलाते हैं। जी हाँ, किसने कह दिया कि दिल्ली में अवार्ड दे रहे हैं? अरे ये कांग्रेस के धूर्त लोगों का, ये जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस के लोग जगह जगह दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम किसी को अवार्ड नहीं दे सकते। हाँ, अच्छे लोग होंगे उनको अवार्ड जरूर देंगे, लेकिन वीआरएस को अवार्ड नहीं दे सकते। वीआरएस को हम जेल देने के लिए तत्पर है और तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से तेलंगाना को लूट नहीं होने देंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन्हें जेल के अंदर सदियों तक बंद रहना पड़ेगा। इन्हें भ्रष्टाचार का जो ये वीआरएस ने किया है और जो कांग्रेस ने किया है, ये खानदानवादियों को हम कभी नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।